अच्छा, चलिए जरा सोचते हैं 13वीं सदी की दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कह सकते हैं कि सत्ता की बागडोर पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में थी। तलवारें ही तकदीर लिखती थीं और परंपरा की जंजीरें वो तो बहुत ही मजबूत थीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजाओं के उस दौर में कोई महिला सच में शासन कर सकती थी? और देखिए, इसी सवाल के बीच से एक ऐसी शासक की कहानी सामने आती है जिसने इस पूरी धारणा को ही हिला के रख दिया। तो ये कहानी है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया की। अब देखिए, उनकी परवरिश किसी आम राजकुमारी जैसी बिल्कुल नहीं थी। उन्हें महलों के तौर तरीके नहीं सिखाए गए, बल्कि उन्हें सिखाए गए युद्ध के मैदान के नियम, तलवारबाजी, शासन कला, हर वो चीज़ जो एक शासक के लिए ज़रूरी होती है। ऐसा लगता है मानो उन्हें बचपन से ही एक शासक बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। और उनके पिता का ये कहना, ये सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी पर गर्व नहीं था। नहीं, ये एक सुल्तान की पारखी नज़र थी। वो जानते थे कि रज़िया में कितनी असाधारण क्षमता है। पर इसी बात ने उन अमीरों के दिलों में, आप कह सकते हैं, बगावत का एक बीज बो दिया, जिनसे रज़िया को आगे चलकर मुकाबला करना था। अब जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, सल्तनत में मानो एक तूफान सा आ गया। सत्ता का सिंहासन खाली था, हर तरफ अफरा तफरी और अराजकता। और बस इसी माहौल के बीच एक सच्चे लीडर के उभरने का मंच तैयार हो रहा था। और जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। अप्रैल में इल्तुतमिश की मौत हुई और मई में अमीरों ने उनके नाकाबिल बेटे रुक्न उद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया। नतीजा, कुछ ही महीनों में सल्तनत बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। और तभी नवंबर में रज़िया ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सीधे दिल्ली की जनता से बात की, उनका समर्थन हासिल किया और उस सिंहासन पर अपना हक जताया जो असल में उन्हीं का था। लेकिन रज़िया के लिए सिर्फ सत्ता हासिल करना काफी नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य तो कहीं ज्यादा बड़ा था। वो शासक होने की पूरी परिभाषा को ही बदलना चाहती थी। ये बात बहुत जरूरी है और इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने खुद को सुल्ताना नहीं कहलवाया। क्यों? क्योंकि सुल्ताना का मतलब होता है सुल्तान की पत्नी। उन्होंने खुद को सुल्तान घोषित किया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऐलान था। इसका सीधा मतलब था कि वो किसी भी पुरुष शासक के बराबर हैं। वो किसी की परछाई नहीं बल्कि खुद एक शासक हैं। और उनके काम देखिए, सच में क्रांतिकारी थे। पुरुषों वाले शाही कपड़े पहनना, बिना पर्दे के जनता के सामने आना, अपनी सेनाओं को खुद जंग के मैदान में लीड करना। अरे यहाँ तक कि अपने नाम के सिक्के जारी करवाना। और सबसे बड़ी बात, अधिकारियों की भर्ती जन के आधार पर नहीं बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर करना। उस जमाने के लिए ये सब सोचना भी मुश्किल था। उनका हर एक कदम अपने आप में एक क्रांति थी। तो यहीं से उनके शासन का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थी रज़िया की सोच, यानी मेरिटोक्रेसी, की सत्ता उसे मिले जो काबिल हो, और दूसरी तरफ थे वो तुर्की अमीर जिन्हें चहलगानी या 40 का समूह भी कहते थे। ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप था जो चाहता था कि सत्ता सिर्फ उनके हाथ में रहे, उनके जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पर। बस विचारों की यही लड़ाई आगे चलकर उनके पतन का कारण बनी। लेकिन होता यह है कि जब भी कोई क्रांति होती है तो उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। रज़िया के हर कदम के साथ उनके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ रही थी। वो तुर्की अमीर जिनकी ताकत कम हो रही थी, अब वो छिपकर उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। और फिर वो साजिश हकीकत बन गई। सबसे पहले उन चहलगानी अमीरों ने ही विद्रोह को हवा दी। फिर भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने खुली बगावत कर दी। इसी बीच लड़ाई में रज़िया के एक बहुत भरोसेमंद अधिकारी जमालुद्दीन याकूत मारे गए और आखिर में रज़िया को भी हरा दिया गया और अल्तूनिया ने उन्हें कैदी बना लिया। एक के बाद एक सब कुछ उनके खिलाफ होता चला गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रज़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। कैद में रहते हुए उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दांव चला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने ही दुश्मन, जिसने उन्हें बंदी बनाया था, उसी अल्तूनिया से शादी कर ली और फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली को वापस पाने के लिए एक आखिरी और बहुत साहसी कोशिश की। अफसोस, उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। साल था 1240। कैथल के पास रज़िया और अल्तूनिया दोनों को हरा दिया गया और मार दिया गया। उस वक्त रज़िया की उम्र सिर्फ 35 साल थी। उनका शासन 4 साल से भी कम चला, लेकिन इतिहास पर जो छाप वो छोड़ गईं वो हमेशा के लिए थी।
तो सवाल ये है कि उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद भी रज़िया की कहानी क्यों याद की जाती है? आखिर उनकी विरासत क्या है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब उसी दौर के एक इतिहासकार मिनहाज उस सिराज की बात में मिलता है। उन्होंने लिखा कि रज़िया में एक राजा के सारे गुण थे, सारे। बस उनका एक ही दोष था कि वो एक महिला थीं। ये एक लाइन ही उस समय की गहरी पितृसत्तात्मक सोच को दिखाती है, जिसके खिलाफ रज़िया अकेली लड़ रही थी। तो अगर हम उनकी कहानी को एक नज़र में देखें तो क्या पाते हैं? उनका शासनकाल 1236 से 1240 तक बहुत छोटा था। वो गुलाम वंश से थीं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती तुर्की अमीर थे और उनका महत्व, वो दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थीं। उनकी विरासत आज भी साहस और लीडरशिप का प्रतीक है। और आखिर में रज़िया की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब किसी की काबिलियत सदियों से चली आ रही परंपराओं से टकराती है तो असल में जीतता कौन है? इस पर सोचने की जरूरत है।